नमस्कार। आज फिर एक बार से हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ। पहले मैंने भाव के ऊपर बातें की, भाव के सिग्निफिकेटर्स, भावों के सारे राशियाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो वो मैंने एक चैप्टर के 3 पार्ट्स में पूरा किया। अब मैंने दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट किया है जिसमें ज्योतिष को और डिटेल में जानेंगे। इसमें हम राशियों और ग्रहों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साइंस और प्लैनेट्स को जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आकाश मार्ग को भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जब उसकी नॉलेज हमको हो जाएगी तो उसमें हम और डिटेल में उसको ग्रहों और राशियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि हम सूर्य मंडल में सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं, अपनी मूवमेंट्स करते हैं, और वहीं पर राशियों का उदय भी वहीं पर ही हमारे ऑर्बिट में ही होता है। और उसी क्रम से जैसे पहले एरीज मेष राशि आती है, उसके बाद क्रमशः सारी राशियाँ आती हैं। जैसे पहले एरीज आई, टॉरस आई, जेमिनी आई, कैंसर आई, ऐसी 12 राशियाँ पाइसिस तक आती हैं। तो उसी तरह ये तो हुई राशियों की बात। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो सबको पता है हमारा जीवनदायी सन सूर्य की तरफ सभी प्लैनेट्स ने अपनी मूवमेंट्स कर ली है। तो सूर्य जो है धरती से सबसे नज़दीक ग्रह है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है, इसलिए उसकी जो हमारे को फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे उसकी तपश हमको ज़्यादा लगती है, सर्दियों में उसके साथ हमको अच्छा लगता है, गर्मियों में हमको वो तंग करती है। तो उसी सूर्य के चारों तरफ कुछ एक प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के नज़दीक है, कुछ एक प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के दूर है। इनको ज्योतिषीय भाषा में बोले तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहते हैं। तो वो आंतरिक ग्रह कैसे हैं और बाहर के ग्रह कैसे हैं, वो इस तरह है कि सूर्य और पृथ्वी, जैसा कि ये आपको पता ही होगा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो प्लैनेट्स है उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और पृथ्वी से बाहर जो ग्रह है उनको बाहर के ग्रह बोलते हैं। और उसका एक मतलब ये भी है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है वो सूर्य से नज़दीक ग्रह है, वो आंतरिक ग्रह है। और सूर्य से जो दूर ग्रह है जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, तो बाह्य ग्रह है। तो अभी हम इसको विस्तार से देखते हैं। अब यहाँ पे सूर्य है। सूर्य अपने ऑर्बिट में 1 डिग्री रोज चल के अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाता है। अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने का मतलब है वो अपनी एक राशि में जो भ्रमण करता है वो 30 डिग्री 30 दिन में करता है, मतलब 1 डिग्री वो रोज चलता है। और 12 महीने में, पूरे 1 साल में वो पूरी राशि, पूरा ही ये चक्र, सारा चक्र जो है 1 से लेके 2, 3, 4, ये सारा चक्र जो है वो 1 साल में कंप्लीट करता है। तो सूर्य के जो बहुत नजदीक प्लैनेट है वो है बुध। बुध भी तकरीबन 1 डिग्री, थोड़ा सा उससे ज्यादा, थोड़ा सा उससे कम वो चलता है। और वो अपना जो चक्कर है वो भी कभी 30 दिन, कभी 27 दिन, कभी 29 दिन, कभी 28 दिन में वो कंप्लीट करता है। वो अपने ही ऑर्बिट में, ये इनका अपना है, इसके अंदर जो चक्कर लगाता है वो 27, 28, 29, 30 इतने टाइम में वो लगा लेता है। और सूर्य के चारों तरफ जो वो चक्कर लगाता है बुध, ये यहाँ से सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो पूरा उसको भी तकरीबन 1 साल में करता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत नजदीक ग्रह है। और जब हम यहाँ पे कुंडली में जब सूर्य और बुध तकरीबन साथ साथ चलते हैं, जैसे या तो वो सूर्य के साथ ही होगा या सूर्य से एक घर आगे होगा या सूर्य से एक घर पीछे होगा, इससे ज्यादा दूर सूर्य से वो नहीं जाता। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र भी अपने ऑर्बिट में जो चक्कर एक लगाता है या एक राशि में जो भ्रमण करता है वो लगभग 1 डिग्री तक ही करता है, और वो भी 30 दिन के अंदर ही अंदर अपना एक ऑर्बिट को क्लियर कर लेता है। और पूरे इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको भी तकरीबन 1 साल लग जाता है। और ये सूर्य से 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जाता। ये भी सूर्य के बिल्कुल नजदीक रहता है। इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं। और अगर आकाश में देखो जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है जिसको हम डायमंड कहते हैं, वो
वीनस ही है। वीनस के बाद आती है पृथ्वी जो चक्कर लगाती है। ये अपने ऑर्बिट में पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। इसी से दिन और रात होते हैं। और पूरी जो सूर्य के चारों तरफ ये अपना एक चक्कर चलाती है वो 365 दिन और 1/4 दिन में ये लगाती है। मतलब कि एक साल पूरे में ये एक पूरा चक्कर ये लगा लेती है। पृथ्वी के बीच में ही उसका एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर ही चक्कर लगाता है। ये अलग से इसका ये ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का ही उपग्रह है। तो ये चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर ही चक्कर लगाता है और ये सबसे फास्ट चलने वाला प्लेनेट है। ये तकरीबन 13 डिग्री रोज का चलता है और ये 2.25 दिन में अपनी एक राशि को पूरा कर लेता है। 2.25 दिन में और 1 महीने में 1 मंथ में ये पूरे चक्कर काट के वापस उस राशि में आ जाता है। इसी से पूर्णमासी जो कहते हैं होती है, अमावस्या होती है। चंद्रमा का क्या है कि चंद्रमा का इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन चंद्रमा से ही पूर्णमासी अमावस्या इसी के कारण हम देखने में कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल तकरीबन 45 दिन एक राशि में भ्रमण करता है। ये अपने ऑर्बिट में ये भ्रमण करता है और 1.5 वर्ष में ये पूरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस उसी राशि में आ जाता है। इसको तकरीबन 1.5 वर्ष भी लगता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको 45 दिन तो हम कहते हैं, मतलब 1.5 महीना, लेकिन ये कई बार 2 महीने 3 महीने भी एक राशि में आ जाता है, क्योंकि बहुत दूर का ग्रह है और ये बहुत दूर का ग्रह है। इससे दूर भी है, बृहस्पति है, शनि है। तो ये रेट्रोग्रेड ज्यादा हो जाता है। रेट्रोग्रेड होने से वापस उसी राशि में रहता है। तो इस तरह कई बार वो 3 महीने, उससे भी ज्यादा कई बार ये एक ही राशि में रहता है। तो तकरीबन ये 1.5 वर्ष में अपना पूरा ये सूर्य की तरफ एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। मंगल के बाद आते हैं गुरु। गुरु महाराज को पता है आपको कि वो 12 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर काटते हैं। पूरे 12 साल लग जाते हैं उसको यहाँ से चलते हुए, और वो पूरे सूर्य के तरफ सारा चक्कर काटते हुए उसको 12 साल लग जाते हैं। और एक राशि के बीच में, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको पूरा 1 साल लग जाता है। तो ये सबसे 2 प्लैनेट हैं, बृहस्पति और शनि। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो बहुत धीरे चलते हैं। और इसके बाद जब आते हैं शनि की बात करते हैं। शनि धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट, जो कि तकरीबन सूर्य को पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं। 30 इयर्स सारी राशियों में घूमने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं। और एक राशि में जो वो रहता है तो वो 30 महीने, तकरीबन 2.5 साल वो एक राशि में रहता है। और क्योंकि इसको कहते हैं शनि धीरे धीरे चलने वाला, तो ये शनि जो ग्रह है ये राशि पर भी इसका पूरा प्रभाव जातक के जीवन चित्र पर भी पड़ता है। अब उसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु कोई फिजिकली कोई प्लैनेट्स नहीं है। ये चंद्रमा के मार्ग में 2 बिंदु हैं जो इसको हम छाया ग्रह कहते हैं। उसका डिटेल में वो भी 18 वर्ष लगाते हैं और 18 महीने, तकरीबन 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। और उसको सारी राशियों को घुमाने में उनको, या पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में उनको 18 साल लग जाते हैं। ये तो हमने बताया प्लैनेट्स का सारा पूरा दिखाया कि कितनी उनकी गति है और कितना वो चलते हैं। अभी यही प्लैनेट्स और राशियों का भी आपस में संबंध है। वो कैसे है? काल पुरुष की राशि मेष से चलती है, तो हम मेष से ही लेके एरीज से ही सारी बात करेंगे। 12 राशियां हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों के लॉर्ड्स हैं। और ये 12 राशियों के जो लॉर्ड्स हैं ये सारे ये प्लैनेट्स हैं। इसमें राहु केतु नहीं है, बाकी जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सारे इन 12 राशियों के प्लैनेट्स। 12 राशियां और 8 प्लैनेट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा और सूरज, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा और रानी है। और उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल इनका सेनापति है। बुध राजकुमार है,
तो इसमें जो बता रही हूँ मैं, सूर्य और चंद्रमा राजा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, और गुरु और जो शुक्र है वो इनके मंत्री हैं, शनि जो है दास है, और राहु केतु जो है वो सेना है, ये सेना का प्रतिनिधि है। जैसे मैंने इनका बताया है कि मंत्रिमंडल में इनको जो ओहदा मिला है, वही प्रभाव जातक की जिंदगी के ऊपर भी ये सारे प्लैनेट उसी तरह ही डालते हैं, वो हम आगे प्रेडिक्शन में आपको बताएंगे। अब ये जो प्लैनेट्स है, यहाँ पर देखेंगे हम, एरीज आता है, एरीज और स्कॉर्पियो, ये दो राशियां हैं जिनके लॉर्ड है मार्स, मंगल। तो एरीज मतलब पहले घर और 8वें घर का कालपुरुष की, और इसी तरह हम इनको समझेंगे भी आगे। कालपुरुष की जो राशियां जहां पर बैठे हैं भावों में, उसी हिसाब से जब जातक का उदय लगन आएगा और उसका आपस में कॉम्बिनेशन देख के हमको प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी। अब ये 1 और 8 राशि का स्वामित्व मिला है मंगल को। मंगल कौन है? सेनापति। मंगल सेनापति है, और यहाँ पर वो पहली राशि, जातक का पहला लगन क्या है, जातक का व्यक्तित्व रूपरेखा वो कैसा देखने में लगेगा, तो वो सेनापति जिसके बीच में बहुत ऊर्जा है और उसको ये स्थान दिया है। फिर मंगल नीचे 8वें स्थान पे दिया है, आयु का स्थान। सेनापति तंदुरुस्त होगा, सेनापति के हाथ में तलवार है और वो अपनी आयु की रक्षा कर सकता है। फिर उसने अपने मंत्रिमंडल को चलाने के लिए कहीं चीजों को गुप्त भी रखना है, तो ये छुपा हुआ स्थान भी है, तो इसलिए मंगल को कैसे पहला और 8वां स्थान दिया हुआ। उसके बाद आ जाता है, अच्छा फिर एक इनकी जो राशियां हैं, इसके बाद एक राशि होती है एक्सॉल्टेशन, एक डेबिलिटेशन, मतलब एक उच्च राशि और एक नीच राशि। मंगल को जो उच्च राशि दी गई है वो दी गई है 10। अब यहाँ पर देखिए, ये है कर्म स्थान, जैसा कि मैं आपको सारा पहले बता चुकी हूँ, 10वां स्थान है कर्म स्थान। तो 10वां स्थान जो सेनापति है मंगल, वो 10वें स्थान पे जाके वो उच्च हो जाता है, यहाँ उसकी पोजीशन बड़ी हाई है, वहां इसको उनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो कर्म स्थान में अगर आप उच्च होके काम करते हो तो आपका यश मान इज्जत सब रहेगी, इसीलिए इसको कर्म स्थान का उच्च स्थान दिया है मकर राशि। उसके बाद आ जाता है 2 राशि, नंबर 2 टॉरस, वृष राशि। वृष राशि और तुला राशि, इसका स्वामित्व या इसकी लॉर्डशिप दी गई है वीनस को, शुक्र को। तो वीनस को जब इसकी लॉर्डशिप दी है, उसका भी बड़ा काम बनता है। 2 राशि है कुटुंबा और 7 राशि है भार्या का स्थान या स्पाउस का स्थान। यहाँ पे स्पाउस के स्थान के लिए शुक्र वीर्य, सेक्स का सिंबल है, और ये है परिवार, बच्चों से फैमिली बनती है, तो ये परिवार है। अब आप समझ गए होंगे कि शुक्र को ये 2 स्थान दिए हैं, और वो उच्च का होके अपना एक्सॉल्टेशन उसका 12th हाउस है। 12th हाउस खर्चे का स्थान और शैया सुख का स्थान। तो अब आप इन तीनों का भी स्थान समझ गए होंगे कि ये क्या है। हमने एक बार पहले भी बताया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 भाव बताए थे इनका जो है। उसी तरह इन चीजों का भी उसके साथ को रिलेट करके हम आगे कुंडली में प्रेडिक्शन का भी आपको बताएंगे। उसके बाद आ जाता है तीसरी मरकुरी। मरकुरी जेमिनाई और वर्गो का जो लॉर्डशिप है, मिथुन और कन्या की जो स्वामित्व है वो मरकुरी बुध को दिया गया है। बुध को मौसी का भी बोलते हैं, और बुध को बुद्धि का भी बोलते हैं, बुध को व्यापार भी बोलते हैं, बुध को लेखा जोखा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे उसको तीसरा स्थान दिया है जहाँ पे मेहनत है, पराक्रम है और सिबलिंग्स भी हैं, तो ये स्थान इसको दिया है। और साथ में 6ठा स्थान दिया। 6ठा स्थान कंपटीशन है, वही लेखा जोखा है, वाणिज्य है, जहाँ पे आप अपना कुछ करके दिखा सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ही 6 राशि में ही, यानी कन्या राशि, वर्गो राशि में ही जो बुध है, मरकुरी है, वो एक्सॉल्टेशन में चला जाता है। पहले मैं बताना भूल गई, डेबिलिटेशन भी इनकी होती है। डेबिलिटेशन देखो, ये बुध जो कहाँ जा रहा है, 12th हाउस में जाके, 12 राशि में ये जाके नीच हो जाता है। तो यहाँ पे ये उच्च है, लेकिन जहाँ खर्चे की बात आ गई, क्योंकि बुध कौन है, बुद्धि है, बुध कौन है, वाणिज्य है, व्यापार है, लेकिन जहाँ खर्चे की बात आ गई तो वहां पे वो नीच हो गया और बृहस्पति की राशि में जाके नीच हो गया। उसके बाद आ जाता है राजा और रानी का। रानी चंद्रमा,
उसकी कर्क राशि है, बड़ी सौम्य राशि है। कैंसर, इसका स्वामित्व चंद्रमा को है, और ये चंद्रमा माँ का भी कारक है। अब यहाँ पे देखिए 4th हाउस भी माँ का कारक है, माँ, मन, ममता। और कहाँ पे जाके उच्च का हो रहा है? 2nd हाउस में। 2nd हाउस फिर वही परिवार का भाव। और फिर उसके बाद आ जाता है सिंह। सिंह शेर, राजा, तो वो कहाँ पर है? बुद्धि स्थान में। पूर्व जन्म के कर्मों के अच्छा फल, जहां पे आके हमारे सूर्य राजा जी बैठे हैं। और इनकी एग्जॉल्टेशन कहाँ है? एक राशि। एक राशि जहां ये वो राशि है जहां पे ये उच्च का हो जाता है, ये वहीं आ जाते हैं आपका स्वामित्व, आपका व्यक्तित्व, आपकी रूपरेखा, आपका यश कितना होगा। तो जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं सारा जीवन है। जीवन हमको सूर्य देता है, तो इसलिए कहां पे सूर्य उच्च का होता है? एग्जॉल्टेशन 1 पे आता है। अब हम उसके बाद बात करेंगे, अब सूर्य नीच कहां होता है, यानी कि डेब्यूटेशन में कहां जाता है? भार्या के घर में। राजा है, और राजा कहां जाके नीचे जाता है? जहां पे उसको पार्टनरशिप आ जाती है, जहां उसके साथी आ जाते हैं। अब उसके बाद करते हैं हम बात बृहस्पति और शनि की। बृहस्पति को कौन सा स्थान दिया? बृहस्पति ज्ञान का, गुरु, मंत्री, तो उसको कौन सा स्थान दिया? भाग्य। बृहस्पति हमें ज्ञान, पैसा, संतान, भाग्य सब देता है, तो उसको स्थान भी कौन सा? धर्म का, क्योंकि वो गुरु भी है। और उसको दूसरा स्थान कौन सा दिया हुआ है? 12th हाउस। 12th हाउस मोक्ष का स्थान। गुरु ज्ञान देता है, गुरु भक्ति देता है, गुरु मोक्ष भी देता है। अब यहाँ पे उसको उसकी एग्जॉल्टेशन कहाँ दी हुई है? ये देखिए आप 4th हाउस, सुख का स्थान है, जहाँ पे हमको खुशियां मिलती हैं, जहाँ माँ का स्थान है, जहाँ हमको सारी लग्जरी लाइफ मिलती है, प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वाहन मिलते हैं, वहां जाके वो उच्च का हो गया। मतलब आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है, कहीं केंद्र में है, तो आपको जीवन के सारे सुख मिलने वाले हैं, आप जीवन अपना बहुत अच्छा से चलाने वाले हैं। बृहत्पारा होराशास्त्र में कहा हुआ है कि अगर बृहस्पति कहीं केंद्र में आके बैठ जाए तो जीवन के कितने दोषों को वो खत्म कर देता है, या कुंडली के कितने दोषों को वो खत्म कर देता है। वो आगे हम डिटेल में जानेंगे। अब उसके बाद आते हैं बृहस्पति का एग्जॉल्ट का डेबिलिटेशन में कहा जाता है। एग्जॉल्ट तो 4th हाउस सुख भाव में हो गया, लेकिन कर्म स्थान पे जाके वो नीच हो जाता है। गुरु भाग्य, गुरु धर्म, तो उसको कर्म से क्या लेना? गुरु को पैसा कमाने से क्या लेना? गुरु धर्म, गुरु संत, तो कहाँ जाके कर्म स्थान पे वो नीचे हो जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं शनि महाराज जी का। शनि को दास बोला है, शनि को कर्म का भी कारक बोला है, तो कर्म स्थान उसका एक तो पहला घर हो गया। कर्म के बाद हमको मिलने वाली आय को भी उसको दिया हुआ है, वो उसका लाभ स्थान को भी उसका अपना हाउस हो गया। अब वो जाके एग्जॉल्ट कहाँ होता है? एग्जॉल्ट होता है 7th हाउस में। 7th हाउस जहां पे वो एग्जॉल्टेशन आ जाती है उसकी। 7th हाउस मतलब भार्य का घर भी है 7th हाउस। 7th हाउस शुक्र का घर है, जहाँ शुक्र की राशि है, जहां पे आके वो अपनी एग्जॉल्टेशन में आता है, पार्टनरशिप का है, तो वहां जाके उच्च का हो जाता है। यानी सूर्य, अगर आप नियमन में रहते हैं, आप अपने संस्कारों में चलते हैं, तो आपका जो साथ है, चाहे वो भार्या के साथ है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो बहुत अच्छी चलने वाली है। और नीच कहां पर हो रहा है? अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य जहां पर उच्च होता है वहां शनि नीच हो जाता है। शनि का व्यक्तित्व अगर आप देखो तो बिल्कुल पतली सी हड्डियों का, रंग गहरा, ज्यादा कहे तो काला, भयानक चेहरा, ऐसा रूप उनका दिया हुआ है। और वो कहाँ पे आके नीच हो गए हैं? 1st हाउस में। और यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, और नीच उच्च के कहाँ पे है? एग्जॉल्टेशन में कहाँ है? 7th हाउस, जहाँ पे सूर्य नीच हो जाते हैं। और आपको ये पता है सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र का संबंध है। तो इस तरह हमने सारी 12 राशियों का आपको मैंने बता दिया। तो अभी तक इतना, मेरे को लगता है कि इतना आप डाइजेस्ट कर लो। आगे हम देखेंगे कि ग्रहों और राशियों को और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये इतने से ही खत्म नहीं होगा। इसका काफी
आगे डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, तो तब देखेंगे। और इसके साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप दूसरी वीडियो देख सकें। और कहीं आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।